जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं जीके जीएस का शानदार क्लास बच्चों, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। ग्रुप डी हो गया बच्चों, एनटीपीसी और भी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है बच्चों, सभी कम्पिटेटिव एग्जामों के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आ चुके हैं हम। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास में ज्वाइन होइए। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में साथियों सभी बच्चों को कमेंट करना है कि ये सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें और चैनल से बच्चों परमानेंट जुड़ जाएं, ताकि जो भी क्लास लेकर के आए वो आप अटेंड करें और यहाँ से जीके जीएस अपना मजबूत कर लेंगे। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम से जुड़िए ताकि पीडीएफ वहाँ मिल जाए। और जो एक्स्ट्रा बताते हैं बच्चों तो कॉपी पे लिखते चलिएगा। तो चलते हैं, आप और हम मिल करके सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी। खेड़ा के किसान के खेड़ा जो किसान आंदोलन हुआ था बच्चों, उसका प्रमुख मांग क्या था। संकर बीज उपलब्ध कराया जाए, निःशुल्क सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए, बागान प्रणाली को समाप्त किया जाए या राजस्व वसूली में ढील दी जाए, बताइएगा। तो पहले बच्चों खेड़ा किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। खेड़ा जो है यह पड़ता है गुजरात में। खेड़ा कहाँ पड़ता है साथियों, पूछा जाए कि खेड़ा किस राज्य में है तो गुजरात की एक जगह है, ठीक है। खेड़ा किसान आंदोलन जो हुआ था साथियों वो हुआ था आपका 1918 ईस्वी में। किनके द्वारा, किनके नेतृत्व में, तो गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। इस आंदोलन में साथियों राजस्व को कम करने का प्रयास किया गया था। क्या किया गया था, राजस्व को बच्चों कम करने का प्रयास किया गया था। तो वही ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राजस्व वसूली में ढील दी जाएगी। क्लियर है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर, सेकंड कहता है कि 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई। 1867 में बच्चों बंबई में कौन सी संस्था की स्थापना हुई है। प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी या युवा बंगाल आंदोलन, बताइएगा। अब देखिएगा ऑप्शन बच्चों, प्रार्थना समाज है, इसको बनाया किसने, तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज को बनाया। यहाँ पे लिख देंगे आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज को बनाया, ठीक है। कब बनाया बच्चों, तो 1867 में बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आपका हो जाएगा, प्रार्थना समाज। क्लियर है। सेकेंड आता है बच्चों रामकृष्ण मिशन, जिसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। और स्थापना किसने किया, तो स्वामी विवेकानंद ने। तो लिख देंगे यहाँ पे विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए। कहाँ में, तो बेलूड़ कलकत्ता में, बेलूड़ कलकत्ता, बेलूड़ कलकत्ता में बच्चों राम कृष्ण मिशन की क्या हुई, स्थापना हुआ, ठीक है। याद रखिएगा सभी बच्चे, इतना तक याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए ताकि ये दोनों को बता सकूं मैं। अब देखिएगा थियोसोफिकल सोसाइटी है बच्चों, इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है यूएसए में, यूएसए न्यूयॉर्क में स्थापना किया गया, ठीक है। अगला आता है बंगाल, युवा बंगाल आंदोलन, जिसकी स्थापना 1826 ईस्वी में हुआ बिबियन डेरोजियो द्वारा। किसने किया, बिबियन, बिबियन
डेरोजियो, विवियन डेरोजियो ने साथियों 1826 ईस्वी में युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किया। क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बच्चों ए राइट था। 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ऑप्शन ए को टिक आउट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। बताइएगा, वर्तमान में राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। तांबा, टीन, सोना, चांदी। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता है, तो इसके बारे में अगर पहले हम जाने तो हड़प्पा की आपसे पूछ दिया जाए कि खोज किसने किया और कब किया। तो हड़प्पा की खोज करने वाले व्यक्ति हैं बच्चों दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में किया रावी नदी के तट पे। हड़प्पा की खोज किस नदी के तट पे की गई, तो रावी नदी के साथियों तट पे हड़प्पा की खोज की गई। और हड़प्पा जो है यह प्रथम नगर था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता की धातु जो था जो वर्तमान में राजस्थान और ओमान से प्राप्त की गई, वह धातु था आपका तांबा। कॉपर हो जाएगा वो धातु। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये साथियों राजस्थान के खेतड़ी से खोजा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए तांबा के अयस्क कौन कौन है, तो अयस्क हो जाएंगे बच्चों पायराइट। पायराइट, ठीक है, चाल्कोसाइट। चाल्कोसाइट, ये सब क्या हो जाएंगे, अयस्क हो जाएंगे। तो बच्चों एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे ताकि अगले प्रश्न पे चले हम। शेयर जरूर कीजिए बच्चों, सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे। चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक भी बच्चे बचना नहीं चाहिए। क्वेश्चन आता है बच्चों, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। तारामंडल आरसा मेजर खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तारामंडल जो आरसा मेजर है बच्चों कौन से नाम से और जाना जाता है, द क्वीन, द चैंड मैंड, द हंटर, द ग्रेट वेरी। बताइएगा। तारामंडल बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञात तारामंडल कितने हैं, अगर आपसे ज्ञात तारामंडल पूछा जाए, ज्ञात तारामंडल की संख्या आपसे पूछी जाए कि कितनी है, तो बच्चों 88 है। ज्ञात तारामंडल की संख्या कितनी है, 88 हो जाएगा साथियों। ठीक है, सबसे चमकीला अगर तारामंडल पूछ दिया जाए, तारामंडल तो है तो चमकीला तारामंडल आपसे पूछे बच्चों, चमकीला तारामंडल कौन है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, सबसे छोटा तारामंडल कौन है, ये 3 प्रश्न आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो फिर इसका आंसर हम बता देंगे। देखिएगा साथियों, सबसे चमकीला तारामंडल सेंटौरी है। क्या हो जाएगा, सेंटौरी, जो कि सबसे चमकीला तारामंडल हो जाएगा। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। हाइड्रा और ईस्ट ये मत समझिएगा, हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा हो जाएगा आपका क्रक्स। क्रक्स जो है वो सबसे छोटा तारामंडल है। अब पूछा गया है कि आरसा मेजर जो तारामंडल है इसे और कौन से नाम से जाना जाता है, तो द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा मेरे हीरो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले हम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बच्चों, 5 नंबर प्रश्न आता है। सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देश का दूसरा पूछा जा रहा है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम।
तो हम आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट फर्स्ट बच्चों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका सिक्किम। 2011 में जब जनगणना हुआ था तो सबसे कम जनसंख्या था बच्चों सिक्किम का, और दूसरे स्थान पे आता था मिजोरम। सबसे कम जनसंख्या में दूसरे स्थान पे आता है मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य का था, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है साथियों, इतना नोट कर लीजिए सभी बच्चे। अरुणाचल प्रदेश आता है, तो इसका जनसंख्या घनत्व जो था वो सबसे कम था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था, तो सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अधिक अगर पूछ दिया जाए जनसंख्या घनत्व तो वो हो जाएगा हमारा बिहार का। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है। शंकुधारी वनों में पाए जाने वाला वृक्ष आपसे पूछा गया। सुंदरी, चीड़, किक्कर या सागौन, बताइएगा। अब ये देखिएगा, जो शंकुधारी वन होते हैं ना बच्चों, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो जहाँ लंबे समय तक सर्दी होती है, जहाँ लंबे समय तक क्या होता है बच्चों, सर्दी होती है, बारिश होती है, वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन में आपका आ जाता है देवदार, देवदार, रेडवुड, रेडवुड बच्चों, कीकर, कीकर, ये सब किस में आते हैं, शंकुधारी वन में। तो कीकर हो जाएगा बच्चों शंकुधारी। कीकर ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से खाली स्थान होता है। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग करने से बच्चों क्या होता है। स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण, मृदा का निम्नीकरण, मृदा के जैविक पदार्थों में वृद्धि या ध्वनि प्रदूषण, बताइएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए साथियों कि जो सिंथेटिक उर्वरक है इसका कार्य क्या है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका कार्य क्या है बच्चों, बताइएगा। तो इसका कार्य है बच्चों की जो मृदा है, मिट्टी है, उसको तुरंत पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या करता है, मृदा को तुरंत पोषक तत्व, पोषक तत्व क्या करता है, प्रदान करता है, प्रदान करता है। याद रहेगा आप सभी को। तो ये जो सिंथेटिक उर्वरक है उसका अत्यधिक उपयोग से बच्चों मृदा का निम्नीकरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि भारत में श्वेत क्रांति को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। बताइएगा श्वेत क्रांति को और कौन से नाम से जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति जो है साथियों, अगर इसका आपसे जनक पहले पूछ दिया जाए, जनक किन किनको कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे। इसकी शुरुआत कब हुई, अगर पूछ दिया जाए शुरुआत बच्चों, शुरुआत आप लोग बताइएगा कि श्वेत क्रांति का शुरुआत कब हुआ, तो 1970 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। यह किससे संबंधित है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत क्रांति बच्चों दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। इसे और ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा, नहीं तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा केस है बच्चों जो फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है? तलाक विवाद, दहेज के लिए तंग करना, चोरी, हत्या। तो देखिए, हत्या जो है बच्चों फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है, चोरी भी आता है, दहेज के लिए तंग करना भी आता है, लेकिन तलाक विवाद जो है यह फौजदारी कानून के अंतर्गत न आकर के यह दीवानी न्यायालय है बच्चों। यह तलाक विवाद जो है वो दीवानी न्यायालय का है। ठीक है, इसका है दीवानी न्यायालय। क्लियर है साथियों? यह फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तलाक विवाद जो है वो फौजदारी कानून नहीं है, यह दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था, बताइएगा। पहले जानिए कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था बच्चों 1976 में हुआ था, और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के बच्चों या प्रतिपालियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना नहीं जोड़ा गया था बच्चों, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जो शिक्षा जो दिया गया था बच्चों, यह 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य में बच्चों 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा, डी राइट था उसका। क्वेश्चन कहता है कि राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु पूछा गया है, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 27 वर्ष या 30? तो बच्चों न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी सदस्यों का कार्यकाल होता है। आपसे पूछा गया है कि यूपीएससी सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले। तो देखिएगा बच्चों, यूपीएससी जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले हैं वो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अब यूपीएससी के बारे में जानेंगे कुछ। यूपीएससी जो है साथियों, अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। लिख देते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस, रुक जाओ, सर्विस कमीशन। ठीक है बच्चों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। अगर हिंदी में इसका नाम जाने तो संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। यूपीएससी जो आता है बच्चों भाग 14 में आता है। किस में आता है? सॉरी, भाग बच्चों किस में आता है? 14 में आता है। ठीक है, अगर आर्टिकल देखा जाए यूपीएससी का तो यूपीएससी का आर्टिकल हो जाएगा 315 से 323 तक में यूपीएससी का वर्णन किया गया है, और भाग 14 में इसका वर्णन है। याद रहेगा सभी बच्चे को। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे, डी राइट हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को खाली स्थान बनाना था। अब देखिएगा बच्चों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा जा रहा है कि क्या था, भारत को क्या बनाना था।
एक सूचना तकनीकी राष्ट्र, न्यून, आत्मनिर्भर या आश्रित। अब पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं बच्चों। पंचवर्षीय योजना जो है इसको तैयार कौन करता है, तो इसको तैयार करता है साथियों योजना आयोग। योजना आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजना को तैयार करता है, इसका कार्य है। योजना आयोग का गठन बच्चों 1950 में हुआ था। इसे योजना आयोग को बदल करके अब नीति आयोग बना दिया गया, नीति आयोग बनाया गया। इसका अगर गठन पूछे तो 2015 में हुआ है नीति आयोग का। योजना आयोग या नीति आयोग का बच्चों आपसे अध्यक्ष पूछ दिया जाए, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, पीएम इनके अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है साथियों। वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। टोटल अगर बच्चों पंचवर्षीय योजना देखा जाए कि टोटल पंचवर्षीय योजना हुए कितने, तो 12 पंचवर्षीय योजना टोटल हुए हैं। तीसरा का आपसे उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था बच्चों कि हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बना दें। क्या बना दें, आत्मनिर्भर बना दें। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अब देखिए तीसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई बच्चों उसके अंतर्गत कौन कौन सी घटना घटी, ये प्रश्न भी आ सकता है, तो इतना नोट कीजिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बच्चों घटनाएं, क्या क्या घटनाएं घटी, तो पहली घटनाएं घटी थी बच्चों भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना हुआ बच्चों 1961 से 1966 के बीच। क्लियर है। अब इसके बीच में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, और सेकेंड में हुआ बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। कब हुआ, 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। क्लियर है बच्चों। तो ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ, 1962 में, भारत पाकिस्तान 1965 में। अगले प्रश्न पे चले, ऑप्शन नंबर सी राइट था बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव मृत और सड़े हुए पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, खाली स्थान पोषण कहलाता है। बताइएगा वो जीव बच्चों जो मृत और सड़े हुए पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, वो जीव क्या कहलाता है, विषमपोषी, मृतजीवी, स्वपोषी या एकलपोषी। तो वो जीव कहलाते हैं बच्चों मृतजीवी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, मृतजीवी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मृतजीवी का एग्जाम्पल आपसे दे पूछ दिया जाए तो कवक हो जाएगा, खमीर हो जाएगा बच्चों, जीवाणु हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब मृतजीवी में आ जाएंगे। ठीक है। विषमपोषी के बारे में अगर बात करें तो विषमपोषी वैसा जीव बच्चों जो स्वयं भोजन न बना सके और किसी दूसरे पर निर्भर हो। ये क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। दूसरे पर बच्चों जो निर्भर होता है, निर्भर जो होता है वो होता है आपका विषमपोषी। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो मनुष्य, हम मनुष्य जो हैं बच्चों ये दूसरे पे निर्भर होते हैं। गाय भैंस ये सब होता है, ये सब किस पे निर्भर होता है बच्चों, ये सब दूसरे पे निर्भर होता है। अगला आ जाता है स्वपोषी साथियों। स्वपोषी जो स्वयं अपना भोजन बनाता है, स्वयं अपना भोजन बनाता है बच्चों, जैसे पेड़ पौधे हो गए। पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर हो गया। ऑप्शन बी राइट था बच्चों, मृतजीवी जो मरे और मृत और सड़े हुए पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आता है बच्चों कि हाल ही में एक जारी पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी बताती है। महिला आईपीएस अधिकारी, किरण बेदी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, संयुक्ता पराशर, मंजरी जरूहर।
अब ये देखिएगा बच्चों, यह मैडम सर जो पुस्तक लिखा गया है, यह मंजरी जरूहर आईपीएस अधिकारी के ऊपर एक कहानी बनाई गई है। ठीक है, मंजरी जरूहर जो कि बिहार की प्रथम महिला आईपीएस थी। क्या थी साथियों? बिहार की प्रथम महिला क्या थी बच्चों? आईपीएस थी। बिहार की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो मंजरी जरूहर थी। ठीक है, फिर आपकी आती है संयुक्ता पराशर। यह असम के बच्चों लौह पुरुष के नाम से जानी जाती थी। असम के बच्चों जो संयुक्ता पराशर है वो असम के लौह महिला के नाम से, पुरुष हमने बोल दिया बच्चों, लौह महिला के नाम से जानी जाती थी। ये भी आईपीएस अधिकारी रही है। क्या रही है? आईपीएस अधिकारी बच्चों रही है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य आती है जो कि भारत की बच्चों सेकेंड महिला आईपीएस थी। सेकेंड महिला आईपीएस। किरण बेदी जो कि भारत की फर्स्ट महिला आईपीएस थी। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस, तो किरण बेदी। दूसरी महिला आईपीएस तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। बिहार की प्रथम महिला आईपीएस तो मंजरी जरूहर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन इस प्रश्न का डी राइट हो जाएगा। क्लियर है मेरे साथियों? तो एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। अभी तक जो बच्चे नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे। क्वेश्चन आता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिशा। अब देखिए, मणिपुरी साथियों यह मणिपुर का है, मणिपुर का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम बच्चों ये हो जाएगा आपका केरल का, केरल का हो जाएगा। कथक यूपी का। ओडिसी बच्चों ये ओडिशा का हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक एकड़ संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह है बच्चों मोहिनीअट्टम जो एकड़ वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। मोहिनीअट्टम जो है बच्चों यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किनको समर्पित है? नोट कीजिए इतना, मोहिनीअट्टम किनको समर्पित थे बच्चों? तो भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को ये समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, 1 मिनट रुकिएगा, कट गया। अरे यार कट जाता है क्यों मेरे भाई? क्या बोलती पब्लिक? यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर है तो बताइए। क्वेश्चन है, गद्दाम पद्मा जी रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए बच्चों उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी को न साथियों देव नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, देव नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का आपसे लोक नृत्य पूछा जाए तो हो जाएगा कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम आप लोग जानते होंगे तमिलनाडु का है। लावनी बच्चों महाराष्ट्र का हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। कथकली केरल का हो जाएगा। तो बच्चे पूछेंगे कि पहला में तो मोहिनीअट्टम बताए थे, तो अरे भाई मोहिनीअट्टम भी और कथकली भी दोनों केरल का ही है। याद रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न, अब 2 प्रश्न और हैं। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी की अगर बच्चों स्टार्टिंग आपसे पूछ दिया जाए, स्टार्टिंग कब हुआ? तो 1934 ईस्वी में रणजी ट्रॉफी की स्टार्टिंग हुई। अली ट्रॉफी बच्चों बताइएगा सभी बच्चे कि अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अली ट्रॉफी, तो बच्चों जो आपका रणजी ट्रॉफी है और अली ट्रॉफी ये दोनों क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा।
ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो और पूछेंगे बच्चों कि संतोष कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद कप बच्चों, राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार के थे, प्रसाद कप, ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिएगा, संतोष कप हो जाएगा फुटबॉल से, टेनिस से हो जाएगा बच्चों राजेंद्र प्रसाद कप। क्लियर हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से हो जाएंगे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आता है नेक्स्ट प्रश्न। खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? खर्ची पूजा, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, त्रिपुरा। तो पहले जान लेंगे ऑप्शन के बारे में बच्चों। क्या है ऑप्शन? राजस्थान। देखिए, राजस्थान में बच्चों एक बहुत बड़ा मेला लगता है, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला लगता है जो कि ऊंटों के लिए बहुत ही फेमस है। किसके लिए फेमस है बच्चों? ऊंट के लिए ये फेमस है। बिहार में लगता है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला अगर पूछा जाए तो सोनपुर मेला हो जाएगा। तमिलनाडु में साथियों पोंगल मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। खर्ची पूजा त्रिपुरा में हो जाएगा। खर्ची पूजा कहाँ मनाई जाती है? त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा, खर्ची पूजा जो है साथियों, यह भगवान शिव को समर्पित है। किनको समर्पित है? भगवान शिव को बच्चों ये पूजा क्या है? समर्पित है। जो कि जुलाई के महीने में ये मनाया जाता है। जुलाई के महीने में बच्चों 10 दिन तक ये मनाया जाता है। 10 दिन तक ये पूजा चलती है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये रहा है आज का लास्ट प्रश्न। अगर बच्चों सेशन अच्छा लगा है तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे। सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे बच्चों, दोस्तों तक शेयर कर देंगे। सेशन समाप्त हुआ तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को कमेंट करना है कि ये सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर करके घंटे को दबाकर बेल आइकन पे सेट कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए बच्चों, ताकि डेली क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है बच्चों टेलीग्राम का, वहाँ से ज़रूर जुड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।